हमें PYQs लगाने होंगे। PYQs पिछले 30-35 सालों के नहीं लगाने हैं, 2008 से 22 तक के लगाने हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पीड भी चाहिए और आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, यानी आंसर जल्दी भी आना चाहिए और आंसर सही भी आना चाहिए। कभी फॉल्स नहीं देखा, कभी इनकरेक्ट नहीं देखा, कभी क्वेश्चन समझ नहीं पाए, गलत समझ लिया और आंसर कर दिया। मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को प्रूव करती हूँ कि एनसीईआरटी वो समंदर है जिसमें गोता लगाओगे तो मोती निकलेंगे। इन चैप्टर को शुरू से पढ़ना कॉम्बिनेशन में ये और ये, क्योंकि इनमें लर्न करने वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो धीरे 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 लर्न हो जाएंगे, हिम्मत मत हारना। हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुबा। इस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आता है कि क्या मैम हम अभी भी 340 प्लस मार्क्स इन बायोलॉजी स्कोर कर सकते हैं नीट 2023 में? इज इट पॉसिबल? स्टूडेंट्स, मैं आपसे अगले 5 से 7 मिनट बिल्कुल रियलिस्टिक बात करने वाली हूं और आपको प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूं, जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये मार्क्स बिल्कुल ला सकते हैं। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम हम लेवल 0 पर हैं तो हम क्या करें? आप में से कोई भी लेवल 0 पर नहीं है। नोबडी इज एट लेवल 0, नो वन एट लेवल 0। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं? स्टूडेंट्स, 11-12 तो सबने पढ़ी है। माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है, ये तो सबको पता है। डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए से डीएनए बनता है, तो सबको पता है ये डीएनए पॉलीमरेज करता है। ये बेसिक बातें हैं, ये तो हम सब जानते हैं। पैकाइटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होती है, इतना तो सबको मालूम है। तो एक बात तो दिमाग में बिठा लीजिए कि आप में से कोई भी लेवल 0 पे नहीं है। अब जैसा हम बात कर रहे थे, क्या 340 प्लस अभी 45 डेज में स्कोर करना संभव है? पर क्या ये आसान होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसके लिए आपको लगातार यानी कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार, बिना एक भी दिन रुके। मैं पूरा टाइम टेबल अभी बताऊंगी इस वीडियो में आपको। नंबर 2, आपको स्ट्रैटेजिकली मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रैटेजिक वाइज। अभी तक ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, आप लोग पढ़ते हो, बस रैंडम पढ़ते हो। कभी भी फिजिक्स उठा लिया, कभी भी बायो उठा लिया, कभी कहीं पे कोई लाइव क्लास शुरू हो गई वो ज्वाइन करने चले गए, कभी दूसरे की लाइव क्लास आ गई, भले ही वो चैप्टर पढ़ा हुआ है वो पढ़ने लग गए। अब रैंडम स्टडीज से काम नहीं चलेगा, आपको प्लान स्टडीज करनी पड़ेंगी, स्ट्रैटेजिकली वे में पढ़ना पड़ेगा और लगातार पढ़ना पड़ेगा और बहुत पढ़ना पड़ेगा। अगर आप इस पढ़ने के लिए तैयार होंगे स्टूडेंट्स, तो आपको मैं वादा करती हूँ आप 340 प्लस स्कोर कर पाएंगे आज का वीडियो देखने के बाद में। पर वीडियो सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको इसे फॉलो करना पड़ेगा। करने से होगा, सुनने से नहीं। पूरी दुनिया के पास 24 घंटे हैं और उसमें ना जाने लोग क्या क्या करते हैं। अगर हमारे पास हमेशा समय की कमी रहती है, मतलब हम समय को मैनेज नहीं कर पाते हैं। यानी यहां पर बहुत बड़ा खेल आने वाला है टाइम ब्लॉकिंग का। हम टाइम ब्लॉकिंग सीखेंगे, कैसे हमें बायो में टाइम ब्लॉक करके पढ़ना है और हमें एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना है। अगर हम इस मेहनत करने को तैयार हैं तो ही इस वीडियो को आगे सुनना, और अगर आप मेहनत करने को तैयार नहीं हो, अगर आप फिर पूछोगे लास्ट 40 डेज में कर सकता हूं क्या, लास्ट 30 डेज में कर सकता हूं क्या, और पढ़ नहीं रहे हो, तो फिर इस वीडियो को आगे मत सुनना। चलिए, अब हमें करना क्या है? सबसे पहले अगर हम बायो की बात करें तो अब हमें एनसीईआरटी फोकस्ड स्टडी करनी है। आप कहोगे मैम वो तो हम शुरू से करते आ रहे हैं। पूरे 19 लाख को पता है कि एनसीईआरटी से पेपर आने वाला है, सारे टीचर्स को पता है एनसीईआरटी से पेपर आने वाला है। एनसीईआरटी इतनी पतली पतली है, ऐसी मोटी मोटी भी नहीं है, फिर भी सबके 340 प्लस क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि एनसीईआरटी को हमने रीड करा है, अध्ययन नहीं किया, अंडरस्टैंड नहीं किया। मैं अपनी क्लासेस में स्टूडेंट्स को प्रूव करती हूं कि एनसीईआरटी वो समंदर है जिसमें गोता लगाओगे तो मोती निकलेंगे। अब सवाल उठता है कि क्या गोता लगाने का अब 45 दिन में समय है? इसको हमें समझना है। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी समझ के पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है, उसके बाहर कहीं भी नहीं जाना। नंबर 1। नंबर 2, हमें PYQs लगाने होंगे। PYQs पिछले 30-35 सालों के नहीं लगाने हैं, 2008 से 22 तक के लगाने हैं। बायोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, इन्हीं PYQs में आपको इतने क्वेश्चंस हो जाएंगे कि आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर भी अगर आप MCQs लगाना चाहते हो तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड MCQs ही लगाना। वो भी पर चैप्टर आप 40-50 भी कर लोगे तो बहुत है, क्योंकि आपको मेन थ्योरी पर कंसंट्रेट करना है। यानी हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, हमें 2008 से 22 तक के PYQs आफ्टर अंडरस्टैंडिंग, समझ के
अच्छे से अंडरस्टैंड करके लर्न करने हैं और हमें एनसीईआरटी बेस्ड 40-50 एमसीक्यूज पर चैप्टर सफिशिएंट। इसके अलावा हमें क्या करना है, हमें अपनी स्पीड बढ़ानी है रीडिंग की, रीडिंग स्पीड। मैंने 2022 में भी स्टूडेंट्स को बार बार कहा था कि भले ही एनटी आपको 20 मिनट ज्यादा दे रहा है पर वो पेपर लेंदी बनाएगा। पेपर एनसीईआरटी से था पर लेंदी था, स्टूडेंट्स का पेपर छूटा, पेपर धीरे धीरे कंप्लीट हुआ, बायो में ही 1.5 घंटा लग गया, फिजिक्स केमिस्ट्री जो कंपैरेटिवली इजी आई थी वो भी हमें धोखा दे गई क्योंकि हमारा टाइम लग गया, तब तक स्टूडेंट्स नर्वस हो गए, कईयों का पेपर छूट गया। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपने अपनी स्पीड पर काम नहीं किया। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्पीड भी चाहिए और आपको एक्यूरेसी भी चाहिए, यानी आंसर जल्दी भी आना चाहिए और आंसर सही भी आना चाहिए। ऐसा नहीं मैं जल्दी के चक्कर में सारे गलत कर दूं। अब ये सब कुछ हम कैसे मैनेज करें? क्या 45 डेज में हम अपनी रीडिंग स्पीड बढ़ा सकते हैं? क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट्स होंगे जिनके आते हुए क्वेश्चंस गलत होते होंगे, उसके कारण मार्क्स 340 के नीचे अटक जाते होंगे। कभी फॉल्स नहीं देखा, कभी इनकरेक्ट नहीं देखा, कभी क्वेश्चन समझ नहीं पाए, गलत समझ लिया और आंसर कर दिया। होता है? कितनों के साथ ऐसा होता है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिएगा। मेरे साथ तो बहुत होता था। अब इन सबको हम कैसे वर्क अपॉन करें? चलिए आइए। हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जैसे हम एक दिन की बात करें, 24 आवर्स है। मैं आपको एकदम रियलिस्टिक टाइम टेबल बता रही हूं जो आप आराम से फॉलो कर पाओगे। 2 घंटे आप बॉटनी को दो और 2 घंटे आप जोलॉजी को दो। अब जरूरी नहीं है आप बॉटनी जोलॉजी अलग अलग करो क्योंकि ये पूरा बायो है, तो आप 2 चैप्टर एट अ डे, इन अ डे उठा सकते हैं। वो दोनों कोई भी चैप्टर्स हो सकते हैं। इन चैप्टर्स को उठाने का भी एक तरीका होता है। या तो आप क्या कर सकते हो, 2-3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, आप जिस कैटेगरी में फॉल कर सकते हो उसको आप चूज कर लेना। एक तरीका तो ये है कि मैं सबसे पहले अपना वीकर टॉपिक उठाऊं और वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाऊं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग तो मुझे आता ही है तो वो तो मैं फटाफट आखिरी में भी पढ़ लूंगी। दूसरा तरीका ये होता है कि मैं वीकर प्लस स्ट्रॉन्गर का कॉम्बिनेशन उठाऊं। जैसे एक चैप्टर सपोज करिए मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस ले लिया जो मेरा कंपैरेटिवली वीक है, और उसके पैरेलल मैंने सेल साइकिल ले लिया या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ ले लिया या माइक्रोब्स ले लिया जो मुझे आता है ऑलरेडी। तो इससे क्या होगा कि मेरा बैलेंसिंग भी चलेगी, मैं वीक वाले को टाइमली कर भी पाऊंगी और जल्दी जल्दी चैप्टर्स होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाले फटाफट होंगे, तो मुझे एक तसल्ली रहेगी कि मेरा कोर्स जल्दी जल्दी रिवाइज हो रहा है। आपको जो स्ट्रैटेजी सूट करे आप उसे फॉलो कर सकते हैं। नाउ 2 घंटे बायो पढ़ना है, 4 घंटे टोटल, तो बायो ही पढ़ना है। ऐसा नहीं इस समय टेलीग्राम पे या किसी फ्रेंड का या व्हाट्सएप पे फिजिक्स का डाउट आ गया और वो सॉल्व करने लग गए, केमिस्ट्री की कोई लाइव क्लास दिख गई यूट्यूब पर उसे करने लग गए। नहीं, ये पढ़ रहे हो तो यही पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा 3 घंटे और 3 घंटे आप अपनी फिजिक्स और केमिस्ट्री को दे सकते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचर्स आपको बेहतर बताएंगे। मेरी राय यह है कि अब आप वही क्वेश्चंस करें जो टीचर्स ने कराए हैं और पीवाईक्यूज अच्छे से समझें। हो सकता है कि किसी को थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, किसी की बायो बहुत स्ट्रांग हो तो डेली 3-3.5 घंटे में काम चल रहा हो, और किसी की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो केमिस्ट्री में 2 ही घंटे लग रहे हैं तो बायो में एक्स्ट्रा टाइम दे दिया। आधा पौन घंटे का प्लस माइनस आप कर सकते हैं। मैं एक एवरेज स्टूडेंट की यहाँ पर बात कर रही हूँ। तो 2 घंटे और 2 घंटे 4 घंटे, 4 घंटे और 6 घंटे यानी 10 घंटे। अभी भी हमारे पास बहुत सारे घंटे बचे हैं। अब हम 1.5 आवर्स हमें पीवाईक्यू लगाना है। इसमें आप आधा घंटा फिजिक्स केमिस्ट्री बायो को दे सकते हैं। सो ये मैं पीवाईक्यूज कर रही हूं। अब मैं पीवाईक्यू कैसे करूंगी? जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन उठाया, इनिशियल स्टेप इन डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन इज डन बाय, मुझे पता है इसका आंसर रेनिन है, ठीक है। अब ऐसा नहीं बस ये हो गया पीवाईक्यू, नहीं, अब मैंने फटाफट आंख बंद की, रेनिन के बारे में सोचा। रेनिन गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है, चीफ सेल निकालते हैं, प्रो रेनिन के फॉर्म में निकलता है, HCl उसे एक्टिवेट करता है, केसिन को पैरा केसिनेट में चेंज करता है। ये मैंने बात कर ली। इसका पीएच 1.8 होगा यानी एसिडिक पीएच पे काम करेगा। ये दिमाग में चलना चाहिए। अब जाकर मेरा वो पीवाईक्यू कंप्लीट हुआ है। आ रहा है समझ में? तो पीवाईक्यू के साथ साथ उस टॉपिक को रिवाइज करना है, और अगर मान लीजिए उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो हैंड टू हैंड एनसीईआरटी रेफर करनी है और उसे लर्न करना है। भले ही आप एक दिन में 20 पीवाईक्यू करो पर ढंग से करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। घास नहीं काटनी है। अब अपने को अखबार की तरह नहीं पढ़ना, रीडिंग नहीं करनी, अध्ययन करना है, स्टडी करना है। यू डोंट हैव टू रीड, यू हैव टू स्टडी। इसके अलावा जो रामबाण मैं आपको बता रही हूं वो है 30 मिनट्स।
एनसीईआरटी रीडिंग। अब इसका क्या मतलब है एनसीईआरटी रीडिंग का? ये आपका गेम चेंज कर देगी। कहते हैं ना वो बादशाह मूवी में, मैं कहानी बदल देता हूं, ये कहानी बदल देगा आपकी। कैसे रीड कैसे करना है? जैसे मान लो मैं यहाँ पे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ रही हूँ और मान लो मैं यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रही हूँ। यहाँ पर या तो इन्हीं में से कोई चैप्टर ले लो या एक और चैप्टर ले लो जो आपको मस्त तरह से आता है। अब आप कैसे पढ़ेंगे? सपोज मैंने पढ़ना शुरू करा, हाथ में पेन या पेंसिल होना चाहिए, एनसीईआरटी की बुक है, मैं पढ़ती जा रही हूँ। सपोज मैं पढ़ती जा रही हूँ, लेट्स से जाइगोटीन में साइनैप्स फॉर्मेशन होता है, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बनता है। तो मैं ये रीड करती जा रही हूँ, ऐसे मेरा पेन चलता जा रहा है और मैं इसे समझती जा रही हूँ। मैंने ये एक लाइन पढ़ी, फिर मैंने हाँ ठीक है ठीक है ये होता है। फिर पेकाइटीन में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल बनता है पेकाइटीन में, ठीक है। तो ऐसे करके आपको समझ आते जाना चाहिए। जहां भी अटक रहे हो वहां पे आपको उसको अंडरस्टैंड करना है। भले ही आप एक पेज पढ़ोगे एनसीईआरटी का, 30 मिनट पढ़ना है। शुरू में एक पेज होगा, धीरे धीरे कर कर स्टूडेंट्स 2 पेज हो जाएंगे, 3 पेज हो जाएंगे। इस तरह से आपका टॉपिक चैप्टर भी कवर हो रहा है और आपकी स्पीड बढ़ रही है। जी हाँ स्टूडेंट्स, स्पीड और एक्यूरेसी रीडिंग की बढ़ती है प्रैक्टिस से, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। जो लोग शुरुआत से नॉवेल्स पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है और प्लस उनका दिमाग चलने लग जाता है। फटाफट फटाफट देखकर वो समझ जाते हैं कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा है। ये बहुत आसानी से हो सकता है 20 दिन के अंदर अंदर। अभी तो 45 दिन है, मैं आपको लिख कर दे रही हूं। मेरे कहने पर इस प्रैक्टिस को आप 15 दिन करके देख लो और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़े या नहीं। अपने आप वो करेक्ट इनकरेक्ट वो सब गलतियां हट जाएंगी। नेक्स्ट, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्विंग करोगे, जब भी, तो आपको सर्कल या अंडरलाइन करना होगा कीवर्ड्स को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है हमेशा। जैसे कहीं पर भी अगर इनकरेक्ट लिखा है, एक्सेप्ट लिखा है, तो आप उसे फॉल्स लिख दो। क्योंकि हमारा दिमाग, हम इतनी अच्छी इंग्लिश तो, हम लोग इंग्लिश स्पीकिंग तो है नहीं, हम बेसिकली हिंदी में अपनी मातृभाषा में समझते हैं, सोचते हैं, फिर उसे इंग्लिश में अनुवाद ट्रांसलेट करते हैं, फिर इंग्लिश में बोलते हैं। तो हमारा दिमाग, ऐसे थोड़ी ना बोलती हूं मैं आई लाइक ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट मैंगो, मैं क्या बोलती हूँ आई डोंट लाइक मैंगोज। तो हमारा दिमाग फॉल्स और ट्रू समझता है। ये बड़ा बड़ा लिख लिया करो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स अंडरलाइन या सर्कल करा करो, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये एक दिन अचानक से 7 मई को नहीं होने वाला है, ये रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सो हमें ये सब करना है। अब सुबह पढ़े रात को पढ़े, या आप लोग पूछते रहते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आप सुबह की चिड़िया हो, अर्ली बर्ड, तो सुबह उठ के पढ़ाई शुरू करो, और अगर आप रात के उल्लू हो, नाइट आउल, तो आप रात को पढ़ो। ये मैंने कितने घंटे बताए आपको? 10 आवर्स। ये तो हो गए 10 घंटे। अब 10 घंटे के अलावा अभी भी आप पे 14 घंटे बचे हैं। इस 14 घंटे में से आप आराम से 6 से 7 घंटे सो। कौन मना कर रहा है? बच्चे बोलते हैं नींद ही नहीं हो रही, नींद ही नहीं हो रही। सोना आराम से, कौन मना कर रहा है? चैन से सो। और जब आप अपना टारगेट्स पूरे करोगे ना, आपके अंदर एक खुशी होगी, एक तसल्ली होगी, अपने आप अच्छी नींद आएगी। इसके अलावा भी अपने पास में ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे बच गए हैं स्टूडेंट्स अभी भी। अब क्या फिक्र है? इसमें आप अपनी हॉबी परस्यू कर लो, म्यूजिक सुन लो, सोशल मीडिया चला लो। आपको और पढ़ने का शौक है तो अपनी स्टडीज और कर लो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो फिजिक्स केमिस्ट्री में। देखो तो कितना टाइम है। कौन कहता है कि समय नहीं है पढ़ने का? समय तो पूरी दुनिया पे 24 घंटे, उस समय का मैनेजमेंट हम नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं मैम आप क्लास भी ले लेते हो, मोटिवेशन सेशन भी ले लेते हो, आप अपना हॉस्पिटल भी देख लेते हो, पेशेंट्स भी देख लेते हो, घर भी संभाल लेते हो, कैसे? टाइम मैनेजमेंट। मुझसे भी ना जाने कितना ज्यादा लोग काम कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट के कारण से। पर ये आधा घंटा कर रहे हो तो आधा घंटा ही होना चाहिए अलार्म लगा के। अब देखो यार, आप 45 दिन में भी अगर सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हुए, अगर आपको वो स्टेथोस्कोप, एप्रिन, यूरोप में हॉलिडे, अपने पसंद का जीवन साथी, समाज में, घर में इज्जत, वो सब नहीं दिख रहा है, तो फिर दुनिया में कोई आपके नंबर नहीं बढ़ा सकता है। तो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ डिसिप्लिन तो आपको होना पड़ेगा, वो आप ही को होना पड़ेगा। आधा घंटा बैडमिंटन खेल रहे हो तो आधा घंटा ही खेलोगे जितना रखा है। 1 घंटा इंस्टा चला रहे हो, 1 घंटा तो बहुत हो गया। 20 मिनट इंस्टा चला रहे हो तो 20 मिनट, ऐसा नहीं वो रील टक 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 करते जाओ, इतना हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स की पढ़ाई करनी है। देखिए, सबसे पहले आप लोग सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल उठा लीजिए। यहां से मोटे मोटे 3-3 क्वेश्चंस बन जाते हैं, एवरेज बात कर रहे हैं हम।
और ये बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स हैं, 2-3 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, 6 क्वेश्चंस हाथ में आ जाएंगे। बायोटेक जो है इसको पढ़ना है, इसमें कम से कम 10 क्वेश्चंस, 8 से 10 क्वेश्चन 2 चैप्टर से आ जाते हैं। मॉलिक्यूलर बेसिस पहले पढ़ लेना, क्योंकि पिछले 2 सालों से इसमें 8 से 9 क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसके बाद माइक्रोब्स उठाना 2 क्वेश्चन, इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग और प्लांट ब्रीडिंग कर लेना, एक एक यानी 2 क्वेश्चंस पक्के। इकोलॉजी पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ भी नहीं बाहर का है, 10 से 12 क्वेश्चंस पक्के। ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन इंटरेक्शन जरूर पढ़ लेना, जैसे ऑर्गेनिज्म इन पॉपुलेशन में। रिप्रोडक्टिव हेल्थ 2 क्वेश्चन पक्के, एक कॉन्ट्रासेप्शन से आ जाता है, एक इनफर्टिलिटी से आ जाता है, छोटा सा चैप्टर है। इन दोनों से 3-3 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। और रिप्रोडक्शन हम हमेशा सबसे पहले पढ़ते हैं, तो हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग टॉपिक होता है। अब इनमें से आप इसे पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, इसे पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो, इसे पूरा एनसीईआरटी से। ये डबल टिक वाले टोटल एनसीईआरटी है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, टोटल एनसीईआरटी। मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, टोटल एनसीईआरटी। 3 क्वेश्चंस पर चैप्टर माने तो इन 5 चैप्टर से 15 क्वेश्चन और एक लिविंग वर्ल्ड यानी 16 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इन चैप्टर को शुरू से पढ़ना कॉम्बिनेशन में, ये और ये, क्योंकि इनमें लर्न करने वाले एग्जाम्पल्स हैं, तो धीरे 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 लर्न हो जाएंगे, हिम्मत मत हारना। इसके बाद में ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको समझना पड़ेगा, ये आप एनसीईआरटी से पूरा नहीं कर सकते हो। प्लांट फिजियोलॉजी में ये 2 चैप्टर एनसीईआरटी से कर सकते हो। केमिकल कोऑर्डिनेशन छोटा सा चैप्टर है पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ब्रीदिंग बहुत छोटा सा चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये सीरियल ऑर्डर आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद बचे हुए चैप्टर्स पढ़ने हैं। बायोमोलिक्यूल भी अब पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। ह्यूमन हेल्थ पिछले कुछ सालों से क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट यू नेवर नो, पहले से 4-4, 5-5 क्वेश्चंस आते थे, छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। पर अब डिजीजेस केवल एनसीईआरटी वाली करना, इम्यूनिटी, एड्स, कैंसर और ड्रग अब्यूज उसमें जरूर पढ़ लेना। एवोल्यूशन पूरा एनसीईआरटी से पढ़ना है। यहां पे अब आप फ्रॉग और अर्थवर्म नहीं उठाओगे, एनिमल टिश्यू एनसीईआरटी वाला पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पिछले कुछ साल से नहीं आ रहा पर पढ़ना है। इसमें से ये आपको समझना है, ये आपको समझना है, ये आपको समझना है। ये भी आप एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं। ये सारा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हो। अब आप ये पूरा एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं आप। इज इट क्लियर? सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं दोबारा आपसे बोलूंगी, आप बहुत आराम से 340 प्लस स्कोर कर सकते हो, पर अगर आप मेहनत को तैयार हो, प्लान्ड वे में पढ़ने को तैयार हो, स्ट्रैटेजिकली तैयार हो, और एक अपना रजिस्टर बनाना, आज रात को सोने के पहले लिखना है कि मैं कल क्या पढ़ूंगा, वो प्लानर जरूर होना चाहिए आपके पास। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। इसे फॉलो करिएगा, इस वीडियो में बातें जो कही गई हैं उन्हें, और सुनिश्चित कीजिएगा अपनी सीट इंडिया के टॉप मोस्ट ड्रीम मेडिकल कॉलेजेस में। गॉड ब्लेस यू।